हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे, मोशन एंड टाइम। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द definitions of motion, what is rest. All we discuss in this chapter, we discuss about time, what is speed, how to calculate the speed, or we define the different graphs particularly. And without wasting further ado, let's get into the video. So हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन एंड टाइम। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं विद द टॉपिक फर्स्ट इज मोशन। सो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर ऑन करेंगे। फाइन, तो ताकि आपको इजीली समझ में आए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। तो वी ऑल ऑफन ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। हमें पता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, वी ऑल्सो नो दैट डिफरेंट हेवनली बॉडीज़, जैसे कि जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जैसे कि गैलेक्सी, स्टार, सन, प्लैनेट्स, मून, ये सारे के सारे मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड मूव करती है। सो व्हेन वी आर सिटिंग एट वन प्लेस, द ब्लड इन आर बॉडीज इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स ऑल्सो, एंड एयर इज फ्लोइंग इन टू एंड आउट ऑफ आर लंग्स। तो जब भी हम कहीं बैठे होते हैं, अगर हम मोशन में नहीं हैं, तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, और ट्रांसफ़र कर रहा होता है थ्रू आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। और जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। सो वी दस रियलाइज एज मोशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ। तो हमें पता चला कि जो मोशन है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। सो व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन के अंदर हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीजिएट सराउंडिंग्स चेंजेस विद टाइम। तो अगर कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लो आप, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके साथ उसका जो मोशन है वो चेंज टाइम के साथ साथ हो रहा है। सो दैट्स वाई वी से दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। और अगर रेस्ट स्टेज पे हम बोलें, सो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स डज नॉट चेंज विद टाइम, जो अगर जो ऑब्जेक्ट की टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सो इट इज़ सैड टू बी एट रेस्ट विद डिफरेंट रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। So all motion is relative. How the all motions are relative to each other? So it is important to realize that all motion is relative. हमें पता है कि जो all motions होते हैं वो एक दूसरे से relative होते हैं। A given object may be regarded as being at rest by one observer and being in motion by another observer. तो कोई भी object एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि वो मोशन के अंदर है, दूसरा ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये रेस्ट स्टेज पे है। सो फॉर एग्जांपल्स, 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है, उसके अंदर 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट स्टेज पे हैं। सो हाउ एवर दे आर बोथ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जो प्लेटफॉर्म पे जो भी पर्सन खड़ा होगा उसके लिए तो वो जो अंदर ट्रेन के अंदर पर्सन्स बैठे हैं वो मूविंग स्टेट में हैं, दे आर इन मोशन स्टेट। So, have you ever experienced that while sitting in a train, standing on the platform, you suddenly feel that your train has started moving? क्या आपने कभी experience किया है? This happens when another train on a neighboring track crosses your train. Thus, the decision about a given object's state of rest or motion depends very much on the observer and the surroundings chosen. तो जैसे 2 ट्रेन्स जा रही हैं, तो एक ट्रेन के अंदर जो पर्सन होंगे वो दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, जो सेकंड ट्रेन है वो फर्स्ट ट्रेन के जो पर्सन्स हैं उसके हिसाब से अपने आप को कैसे कंसीडर कर रही है, मोशन में है, रेस्ट में है, दे डिफर, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो, वी ऑफन थिंक ऑफ मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो हम थिंक करते हैं कि जो हमारा मोशन है वो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। हाउ एवर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच वी इंटरप्रेट मोशन थ्रू some indirect evidence. Thus the motion of air is visualized through movement or rusting of leaves, and motion of earth is
interpreted through observation like the regularity of sunrise and sunset. तो कुछ ऐसे मोशंस होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं कि हो रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि ये चीज़ जो है वो मोशन स्टेट में है. जैसे सनराइज सनसेट होता है तो इसका क्या मतलब है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ क्या है, मोशन स्टेट में है. ठीक है. और कुछ भी अगर हम जैसे एयर को देख रहे हैं, एयर को अगर हमें देखना है तो हम देख कैसे सकते हैं, उसको तो देख नहीं सकते, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं. और अगर उसे देखना होता है कि हमें पता कैसे चलता है कि एयर चल रही है, मोशन स्टेट पे है, रेस्ट स्टेज पे है, तो जो क्लोथ्स होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे अगर मूव करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एयर है वो मोशन स्टेट पे है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6 दैट ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. हमने क्लास 6 में इसमें डिस्कस किया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और कोई सर्कुलर पाथ पे और कोई कर्व पाथ पे मूव करता है. दे ऑल्सो मे रोटेट, ऑसिलेट और वाइब्रेट. तो ये सारे मोशंस एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता है. अब एक्टिविटी रिकॉल करते हैं. लेट अस रिकॉल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. कंप्लीट द टेबल बिलो बाय गिविंग सम एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मोशंस. तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ मोशंस गिवन है, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लिखने हैं. 6 क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को. ठीक है, तो आपको ये खुद करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ योर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो सबसे सिंपल जो मोशन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, उसे हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे. जो कौन सा मोशन होता है, दैट इज़ लीनियर मोशन. इसका एग्जाम्पल होता है मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ऑफ hailstones falling to the ground, or the straight march past of soldiers in a parade, and can all be thought of as examples of motion in a straight line. तो ये सारे जो मोशंस होते हैं ये स्ट्रेट लाइन के अंडर आते हैं, क्योंकि इसमें हमें सीधा चलना है. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही मूवमेंट में जाना है ऑब्जेक्ट को, और पीछे की साइड में नहीं जाना. तो एक ही डायरेक्शन में हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट इज इन motion state along a straight line. So we realize that in all these cases the objects concerned are moving along a nearly straight path. We call all such motions as rectilinear or simply as linear motion. तो ये जो मोशंस होते हैं इसे हम लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन से कंसीडर कर सकते हैं. डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन. अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, सो वी नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हमें एक पोजीशन देखनी है एट डिफरेंट टाइम्स टू डिस्क्राइब इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हमें एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, उसकी हम एक पोजीशन देखेंगे कि उसके डिफरेंट टाइम के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे कैसे हो रही है. सो कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड. चूज पॉइंट ओ. हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले रखा है ओ पॉइंट एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्ट्स मूविंग. यहाँ से कार स्टार्ट कर रही है. दिस मीन्स दैट द कार इज़ एट ओ एट टाइम टी. यहाँ पे कार खड़ी है, ठीक है, यहाँ से शुरू नहीं हुई है, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, और ओ पोजीशन पे है. सो लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द कार एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. तो ए बी सी पे जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो हम उसकी पोजीशन देख रहे हैं. सो ए पोजीशन पे जब वो आई तो उसने 60 मीटर कवर कर लिया और टाइम लगा उसको 10 मिनट्स. जब वो 80 मीटर पे गई तब उसे टाइम लगा, डबल लगा उसे टाइम. ठीक है, 10 मिनट्स मोर. और आफ्टर यहाँ पे 120 मीटर पे आई तो कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स का टाइम लगा. तो अब हमने देखा कि जो कार ओ से शुरू हुई, ए बी सी, उसने 3 पोजीशंस पे वो पहुंची है और डिफरेंट उसने टाइम कवर किया है और डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो इन द फर्स्ट 10 मिनट्स द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू ए पे वो मूव करा उसने. फिर डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 60 मीटर इन दिस फर्स्ट 10 मिनट्स.
नेक्स्ट 10 मिनट्स में कार ए टू बी मूव कर रही है और उसका डिस्टेंस कवर हुआ है 20 मीटर इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड वी कैन देयरफॉर से दैट द कार स्पीडेड अप इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to 10 minutes and slowed down in the interval 10 to 20 minutes. We thus realize that the change in the position of an object helps us to decide how fast or slow its motion is. तो हम उसकी पोजीशन टाइम के कंसीडर कर सकते हैं कि वो जो कार है वो कितनी स्पीड अप हो रही है, कैसे फास्ट चल रही है, कैसे स्लो चल रही है. ठीक है, अगर हमें उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना हो कि जो कार है वो कितने स्पीड पे चल रही है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे. सो लेट्स डिस्कस नाउ. स्पीड इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग. स्पीड जो होती है हमें उस चीज़ से पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज़ मूव कर रहा है. सो वे देयरफॉर रिगार्ड स्पीड एज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट रैपिडिटी ऑफ द गिवन मोशन. तो हम रिगार्ड कर सकते हैं कि जो स्पीड है वो स्पीड एक इंडिकेटर होता है कि कितने रेट पे, कितनी रैपिडिटी पे, कितनी जल्दी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के हिसाब से चल रहा है. सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस टू कॉमन सिचुएशंस. हम अपनी डेली लाइफ में टू कॉमन सिचुएशन से करते हैं. सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक्स डिफरेंट टाइम्स टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइम्स के लेते हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए. सो वी देन कॉल दैट ऑब्जेक्ट एज द फास्टेस्ट विच टेक्स द लीस्ट टाइम. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम टाइम. कुछ डिस्टेंस के हिसाब से उस चीज़ को कवर करते हैं, कुछ टाइम के हिसाब से कवर करते हैं. तो हम उस ऑब्जेक्ट को फास्टेस्ट कहेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहा होगा. ठीक है, so the most convenient way to find which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances covered by them in unit time. तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो हमें उन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम उनके डिस्टेंसेस को मेज़र करके उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी से कार ए एंड कार बी आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर. तो हमने देखा कि इसमें एक कार जो है वो 30 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और कार बी 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है. सो वी मीन दैट द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द कार्स ए बी एंड बी इन अ टाइम ऑफ 1 आवर आर 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर. दोनों ने 1 घंटे के अंदर, एक कार ने 30 किलोमीटर कवर किया और दूसरी कार ने 50 किलोमीटर. So we can say that car B is moving with a higher speed as compared to car A. तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि जो कार B है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उतने ही घंटे में, तो कार B जो है वो जल्दी चल रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है. सो वी स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ एज, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है जिससे हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. एंड स्पीड को हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. सो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हम मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को हम सेकेंड्स में मेज़र करते हैं. तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी. इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. तो अगर जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे गिवन होगा वैसे ही हम उसकी ऐसा यूनिट से उसको मेज़र कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है, सपोज ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप यू हैव ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर एंड योर ट्रिप टुक 8 आवर्स. तो आप एक ट्रिप पे गए, ठीक है, और आपकी जो आपने ट्रैवल किया वो था 440 किलोमीटर और उस ट्रिप ने 8 घंटे लिए एंड योर एवरेज स्पीड वॉज, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी होगी, जितना डिस्टेंस है और डिवाइड बाय जितना टाइम है उसको हम मेज़र कर देंगे. तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 55 किलोमीटर पर आवर. तो ऐसा यूनिट जो यहाँ पे गिवन होगी वो हम उसमें लिख देंगे और उसी में मेज़र करके उसकी ऐसा यूनिट का आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट है, दिस इज़ योर एवरेज इफेक्टिव स्पीड एज यू माइट हैव स्टॉप्ड ऑन द रोड फॉर वन और अनदर रीज़न. It implies that on an average you have covered a distance of 55 किलोमीटर in 1 hour. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप चलते ही गए 8 घंटे, आप बीच में रुके भी हो, ठीक है. लेकिन हमने जो ये देखा, इस फॉर्मूला को लगाया और इसका आंसर जो आया 55, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ,
आप 1 घंटे में आपने 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. सो वी नाउ अंडरस्टैंड दैट एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स स्पीड्स कैन गो ऑन चेंजिंग. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी स्पीड भी उसी हिसाब से मूव करती है, चेंज होती रहती है. सो वी देयरफॉर ऑफन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स एवरेज स्पीड. तो हम देख सकते हैं कि ऑफन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड को हम कैसे मेज़र करेंगे. तो एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है और टोटल टाइम कितना लगा है, उससे हम एवरेज स्पीड को मेज़र करेंगे. जैसे कंपैरिजन ऑफ स्पीड, सबकी स्पीड्स अलग अलग होती हैं. जैसे स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर, लाइट की एयर के अंदर कितनी स्पीड होती है ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, लेकिन सबकी जो स्पीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं. सो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सेकेंड इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर. थर्ड, स्पीड ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज 440 मीटर पर सेकेंड एट द इक्वेटर. स्पीड ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड. Speed of launching of satellites or rockets is 8 km per second. Fastest bird, peregrine falcon, that is 200 km per hour. And fastest animal, that is cheetah, 115 km per hour. ये सारी स्पीड्स इक्वल होती हैं, फिक्स रहती हैं. अप्रॉक्स भी लिखा हुआ है, कुछ अप्रॉक्स इतनी ही वैल्यूज़ आती हैं. तो ये आप इसको लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट इज, डू यू नो the speedometers of vehicles directly record the speed at a given time. Instantaneous speed in kilometer per hour. The vehicle is in uniform motion along a straight path if its average speed is same as its instantaneous speed. तो क्या कहना चाह रहा है, जो स्पीडोमीटर्स होते हैं व्हीकल के वो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेते हैं स्पीड को कितने टाइम में. तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी. मीन्स इंस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं, जो मेज़र होती है किलोमीटर पर आवर में. और जो व्हीकल होता है यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहता है स्ट्रेट पाथ में, तो अगर उसकी एवरेज स्पीड देखें तो वो इंस्टेंट स्पीड के इक्वल होती है. सो नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हमने देखे. ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. सो इसके बारे में रीड करते हैं. कंसीडर अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट नैरो रोड. सो लेट इट ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर. एक कार है, वो स्ट्रेट नैरो रोड पे चल रही है, तो उसको हम फर्स्ट 30 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड अनदर नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन द थर्ड आवर. तो इन दिस केस द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ 1 hour of each, and its speed therefore remains constant over these 1 hour time intervals. So we can therefore call the motion of this car as a uniform motion. तो इस मोशन के हिसाब से हमें क्या पता चला कि जो कार है वो एक ही पाथ पे चल रही है, एक ही स्पीड कवर कर रही है, एक ही डिस्टेंस पे, एक उसके रिस्पेक्ट में टाइम भी कितना लग रहा है, सेम लग रहा है 1-1 घंटे का, और स्पीड भी उतनी ही कवर कर रही है. तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है. सो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, सो यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन होगी, एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ and covers equal distances in equal interval of time, howsoever small these intervals of time may be. चाहे छोटे से छोटा इंटरवल हो लेकिन वो सेम टाइम में कवर कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. नाउ सपोज द सेम कार इज ट्रैवलिंग ऑन अनदर स्ट्रेट नैरो रोड विद लॉट्स ऑफ ट्रैफिक ऑन इट. तो एक रोड पे वो चल रही है, उस पर बहुत सारी ट्रैफिक भी है. सो इट कॉन्टिन्यूज टू ट्रैवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ बट इट्स स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी कीप्स ऑन चेंजिंग. लेकिन जो उसकी जर्नी होगी वो चेंज करती रहेगी टाइम के हिसाब से. सो वी कॉल सच अ मोशन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसके अंदर जो ट्रैफिक इंक्लूडेड है, वो ट्रैफिक एक बैरियर क्रिएट करता है उसकी स्पीड में, जिसकी उसकी स्पीड जो होगी वो चेंज हो जाएगी. तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So the motion of the car is also regarded as non-uniform. If it does not move along a straight path, it is only motion with constant speed along a straight path, that is regarded as uniform motion. ठीक है, आया समझ.
So next is activity 2. Given below is the data about the positions of a car, a bus moving along a straight path at different times. तो इस एक्टिविटी में क्या है, यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है, एक कार की पोजीशन है, एक बस की है जो स्ट्रेट पाथ में डिफरेंट टाइम्स पे मूव कर रही हैं. सो एग्जामिन दिस डाटा केयरफुली एंड डिसाइड वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. तो हमें इस डाटा को ध्यान से देखना है, समझना है, फिर बताना है कि जो कार है, बस है, वो यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे. सो टाइम देखो दोनों का 0 किलोमीटर है 9 बजे, 9:05 पे 5 किलोमीटर है और इसका 4 है. इसका 9:10 पे मीन्स यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 मिनट्स का, तो 10 किलोमीटर. और ये 6 पे आ गए तो ये इसका डिस्टेंस क्या है, 5 है, इसका 2 है. नेक्स्ट है फिर से 5, इसमें 5 है और इसमें 3 है. नेक्स्ट है 5 मिनट्स के बाद चल देख रहे हैं हम. सो इसमें भी 5 डिस्टेंस का बढ़ा हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है. नेक्स्ट है 2, मीन्स जो कार है वो एक यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से मूव कर रहा है, लेकिन जो बस है वो नॉन यूनिफॉर्म. जैसे फर्स्ट 2 पे स्पीड इंक्रीज़ हुई, फिर 3 किलोमीटर हिसाब से स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, फिर से 2 पे आ गया. ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और यहाँ पे इंटरवल जो है 5 रहा है और टाइम के हिसाब से स्पीड इसकी सेम रही है. सो वी कॉल दैट कार इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन एंड द बस इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम. ये टाइम से शुरू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज़ योर पार्ट 2. हम पार्ट 2 में टाइम से शुरू करेंगे और इसके टाइम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं. ठीक है, फिर हम डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करना सीखेंगे. फिर बाद में यू मस्ट नो रीड करेंगे. फाइन. और इस चैप्टर को एंड करेंगे और इसी के साथ इसकी बैक एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपको समझ भी आए. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next videos and thank you.